हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फार्मेसी लेक्चर। आज की वीडियो में हम देखेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस जो मेनली हिप और नी जॉइंट में पेन होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस से। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, कैसे होता है, इसका इटियोलॉजी क्या है और इसका ट्रीटमेंट में ड्रग क्या क्या दे सकते हैं। ऑस्टियो मीन्स बोन, आर्थराइटिस मीन्स बोन की जो जॉइंट है, जॉइंट में इन्फ्लामेशन आ जाता है। तो ये इन्फ्लामेशन किस वजह से आता है? जॉइंट के बीच जो कार्टिलेज होता है, ये कार्टिलेज पतला हो जाता है, जिसकी वजह से जॉइंट में स्टिफनेस आएगा, ऑस्टियोफाइट बोन फॉर्मेशन होगा, जॉइंट के एंड में डिफॉर्मिटी होगा और सीवियर केसेस में डिसेबिलिटी भी हो सकता है पर्सन का। तो डेफिनेशन देखते हैं। Osteoarthritis is the most common progressive disorder affecting primarily weight-bearing diarthroidal joint. Osteoarthritis disorder जो है ये मोस्ट कॉमन है, एज के साथ ये ज़्यादातर होता है। मोस्ट कॉमन प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर डे बाई डे बढ़ता है, अफेक्टिंग प्राइमरीली वेट बेरिंग, जो हमारी बॉडी की वेट उठाता हो, जो जॉइंट जैसे हिप जॉइंट, नी जॉइंट, इसमें अफेक्ट करता है। डायआर्थ्रोडियल जॉइंट, जो जॉइंट हम इजीली मूव कर सकते हैं, जैसे हिप जॉइंट और नी जॉइंट। तो ये प्राइमरीली इफेक्ट नी जॉइंट और हिप जॉइंट में करेगा ऑस्टियोआर्थराइटिस में, बाय प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज। और प्रोग्रेसिवली क्या होगा, बोन की जो जॉइंट है, जॉइंट में कार्टिलेज होता है, ये कार्टिलेज को प्रोग्रेसिवली डिस्ट्रॉय करेगा, पतला पतला कर देगा। ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन, ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन जो बोन के एंड में न्यू बोन फॉर्मेशन करेगा, बोन को स्टेबलाइज करने के लिए। पेन होगा बोन की जॉइंट पे, डिफॉर्मिटी होगा, जो जॉइंट की जो अलाइनमेंट है, नॉर्मल अलाइनमेंट चेंज हो जाएगा और सीवियर केसेस में डिसेबिलिटी भी होगा। देन चलो डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। मान लो ये एक नी जॉइंट है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, जॉइंट के बीच जो कार्टिलेज होता है, ये कार्टिलेज पतला हो जाता है। देख सकते हो जॉइंट के एंड पर एक क्या है, ये कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज पतला हो जाता है। मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से ये कार्टिलेज पतला हो जाता है। ये कार्टिलेज के पीछे क्या होता है, सबकॉन्ड्रियल बोन भी होता है। ये कार्टिलेज जब पतला हो जाता है तो सबकॉन्ड्रियल बोन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से बोन में पेन होगा, ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन यानी कि न्यू बोन फॉर्मेशन होगा, डिफॉर्मिटी भी हो सकता है। तो अभी देखते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्यों होता है, इसका इटियोलॉजी क्या है, किस वजह से होता है। ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से होता है। लेकिन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे कि गाउट हमने पढ़ा था, गाउट भी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, लेकिन ये मोस्ट कॉमन कॉज नहीं है। मोस्ट कॉमन कॉज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है ओबेसिटी, डायबिटीज़। गाउट के केसेस में क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है ज़्यादा दिन गाउट होने की वजह से, क्रोनिक गाउट होने की वजह से कार्टिलेज पतला हो सकता है, लेकिन ये मोस्ट कॉमन कॉज नहीं है। ओबेसिटी, डायबिटीज जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ये मोस्ट कॉमन कॉज है। एजिंग, जैसे जैसे एज बढ़ता है तो ऐसे क्या होता है, कार्टिलेज पतला हो जाता है और जो बोन, जो बॉडी के हर जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी लो हो जाता है। ओबेसिटी, एक्सेस जॉइंट लोड, लोड ओबेसिटी यानी कि ओवर वेट होने की वजह से क्या होता है, मैं बोली थी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो वेट वेयरिंग जॉइंट होता है, उस जॉइंट में ज़्यादा लोड होता है। तो ओबेसिटी होने की वजह से जॉइंट में ज़्यादा लोड बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, कार्टिलेज पतला हो जाता है जेनेटिक फैक्टर की वजह से। तो ट्रॉमा में, ट्रॉमा देखा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से होता है, एजिंग की वजह से होता है, जैसे जैसे एज बढ़ता है ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस होता है। ओबेसिटी जेनेटिक फैक्टर। तो मोस्ट कॉमन जो है ट्रॉमा, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, एजिंग, ओबेसिटी, जेनेटिक फैक्टर। तो अभी देखेंगे साइंस एंड सिम्टम्स। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट में कौन कौन सा साइंस एंड सिम्टम्स होगा, कैसे पता चलेगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है। जॉइंट पेन होगा, जॉइंट में पेन होगा, मॉर्निंग स्टिफनेस होगा, मतलब मॉर्निंग में 30 मिनट्स से ज़्यादा तक क्या होगा, स्टिफनेस होगा, जॉइंट को हिला नहीं सकते, मतलब हम आसानी से मूव नहीं कर सकते, डिफ़िकल्टी होगा। जॉइंट टेंडरनेस होगा, डिफॉर्मिटी होगा, क्रेपिटस, क्रेपिटस मतलब क्रैकलिंग साउंड इन जॉइंट, जॉइंट में ऐसा फील होगा, मतलब क्रैकलिंग साउंड फील होगा।
क्रेपिटस मतलब क्रैकलिंग साउंड फील होगा, जैसे हम उठेंगे, बैठेंगे या फिर चलेंगे तो वैसे क्या होगा, क्रैकलिंग साउंड फील होगा। तो हमने क्या देखा डेफिनेशन, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है एक मोस्ट कॉमन प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। ये मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर है और ये प्रोग्रेसिवली मतलब डे बाई डे बढ़ता है। इफेक्टिंग प्राइमरीली वेट वेयरिंग, जो हमारे बॉडी की वेट उठाता हो जो जॉइंट, जैसे कि हिप जॉइंट, नी जॉइंट, इस जॉइंट में इफेक्ट करेगा। डायआर्थराइटियल जॉइंट यानी कि जो जॉइंट हम फ्रीली मूव करा सकते हैं, जैसे कि हिप जॉइंट, नी जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, इसमें इफेक्ट होगा। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में प्राइमरीली इफेक्ट करता है हिप जॉइंट एंड नी जॉइंट में। कैरेक्टरिस्टिक में प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, जिसके वजह से डिफॉर्मिटी, पेन, डिसेबिलिटी होगा। इटियोलॉजी में हमने क्या देखा, ट्रॉमा की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस ट्रिगर होता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एजिंग की वजह से भी होता है, जैसे जैसे एज बढ़ता है ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओबेसिटी की वजह से होता है। एक्सिस जॉइंट लोड, ओवरवेट होने की वजह से जॉइंट में ज़्यादा लोड पड़ेगा, जिसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस ट्रिगर हो सकता है। जेनेटिक फैक्टर की वजह से भी हो सकता है। साइंस एंड सिम्टम्स में हमने क्या देखा था कि कैसे समझेंगे कि पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है। एक पर्सन को जॉइंट पेन होगा, मॉर्निंग स्टिफनेस, 30 मिनट से ज़्यादा मॉर्निंग स्टिफनेस होगा, मतलब मूवमेंट करने में डिफ़िकल्टी होगा। जॉइंट टेंडरनेस, हल्का सा जॉइंट में छूने पर पेन होगा। डिफॉर्मिटीज, जो जॉइंट की जो नॉर्मल अलाइनमेंट है ये चेंज हो जाएगा। और क्रेपिटस, क्रैकलिंग साउंड फील होगा, जैसे हम उठेंगे, बैठेंगे, चलेंगे, उसी टाइम क्या होगा, क्रैकलिंग साउंड जॉइंट में से ऐसे फील होगा कि क्रैकलिंग साउंड हो रहा है, क्रैकलिंग साउंड फील होगा। तो अभी देखेंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होता कैसे है। ऑस्टियोआर्थराइटिस 3 फैक्टर की वजह से ट्रिगर होता है। एजिंग, ओबेसिटी, इंजरी। जैसे जैसे एज बढ़ता है ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस होते हैं। ओबेसिटी ज़्यादा वेट होने की वजह से जॉइंट पे लोड बढ़ता है। इंजरी, तो ये 3 फैक्टर से क्या होता है, मैकेनिकल स्ट्रेस देता है जॉइंट पर दबाव डालता है। कॉन्ड्रोसाइट एक्टिवेशन, जिसके वजह से ये 3 फैक्टर की वजह से मैकेनिकल स्ट्रेस बढ़ेगा और जॉइंट के बीच जो कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज में कॉन्ड्रोसाइट सेल होता है, ये कॉन्ड्रोसाइट सेल एक्टिवेशन होगा, कॉज कार्टिलेज ब्रेकडाउन। तो ये डायग्राम में देख सकते हो, जॉइंट के एंड पर ये कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज पे कॉन्ड्रोसाइट सेल है। तो जब भी ये मैकेनिकल स्ट्रेस जॉइंट पे पड़ेगा, ये कॉन्ड्रोसाइट सेल एक्टिवेट हो जाएगा और एक रॉन्ग सिग्नल देगा, एक एंजाइम प्रोड्यूस होगा, जो एंजाइम कार्टिलेज को ही ब्रेक डाउन कर देता है। तो मैकेनिकल स्ट्रेस देने के बाद इमिडिएटली कॉन्ड्रोसाइट सेल एक्टिवेट हो जाता है और एंजाइम रिलीज करता है, जो एंजाइम कार्टिलेज को ही ब्रेक डाउन कर देता है। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद लॉस ऑफ कार्टिलेज लीड्स टू नैरोइंग ऑफ द जॉइंट स्पेस। तो कार्टिलेज जो है लॉस हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है, डिग्रेड होता है, धीरे धीरे ये कार्टिलेज जो है पतला हो जाता है, जिसकी वजह से एक बोन दूसरे बोन के पास आ जाता है। ये देख सकते हो, जो गैप है जॉइंट के बीच, ये गैप कम हो जाता है और एक बोन दूसरे बोन के पास आ जाता है। बाद में क्या होता है, सबकॉन्ड्रल बोन बिकम्स स्क्लेरोटिक एंड फॉर्म्स सिस्ट। सबकॉन्ड्रल बोन कार्टिलेज के पीछे होता है, सबकॉन्ड्रल बोन और बोन के एंड पे होता है। तो कार्टिलेज ना होने पर ये सबकॉन्ड्रल बोन पर रिपीटेड मैकेनिकल स्ट्रेस पड़ता है, मतलब दबाव पड़ता है सबकॉन्ड्रल बोन पर। सबकॉन्ड्रल बोन पर रिपीटेड मैकेनिकल स्ट्रेस पड़ने की वजह से बोन जो है हार्ड हो जाता है, सबकॉन्ड्रल बोन एंड फॉर्म सिस्ट, और कभी कभी ये बोन सिस्ट भी बना लेते हैं। इसके बाद क्या होते हैं, न्यू बोन ग्रोथ एट जॉइंट मार्जिन फॉर्म ऑस्टियोफाइट। तो जॉइंट की मार्जिन जो है, जॉइंट की जो गैप है, इसमें न्यू बोन ग्रोथ होता है, बोन के एंड जो है उसमें न्यू बोन फॉर्मेशन होता है। कार्टिलेज ना होने की वजह से सबकॉन्ड्रल बोन जो है हार्ड हो जाता है, इंसिस्ट बना लेते हैं, उसके बाद न्यू बोन ग्रोथ होता है जॉइंट मार्जिन पर और ऑस्टियोफाइट न्यू बोन फॉर्मेशन करता है।
कार्टिलेज डेब्रिस कॉज माइल्ड सैनिवल इन्फ्लेमेशन एंड पेन। तो इससे क्या होता है, लास्ट में पर्सन को इन्फ्लेमेशन एंड पेन होता है जॉइंट में। तो ये किस लिए होता है, जो कार्टिलेज ब्रेक डाउन हो गया है, ये कार्टिलेज के छोटा छोटा पीसेस सैनिवल मेम्ब्रेन को इरिटेट करते हैं, जिसके वजह से पेशेंट में इन्फ्लेमेशन एंड पेन होता है। तो हमने क्या देखा पहले, हमने पहले देखा कि 3 फैक्टर की वजह से, जैसे एजिंग, ओबेसिटी, इंजरी, ये 3 फैक्टर क्या करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेस देता है बोन पर दबाव डालते हैं। तो जब ये मैकेनिकल स्ट्रेस का अंडर में आ जाता है तो कार्टिलेज जो है जॉइंट के बीच होता है, ये कार्टिलेज में कॉन्ड्रोसाइट सेल होता है। ये कॉन्ड्रोसाइट सेल रॉन्ग सिग्नलिंग देते हैं और एक एंजाइम प्रोडक्शन करता है, जो एंजाइम कार्टिलेज को ही ब्रेक डाउन कर देते हैं। जब एक कार्टिलेज ब्रेक डाउन होगा, एक बोन दूसरे बोन के पास आ जाएगा, मतलब कार्टिलेज जॉइंट की जो गैप है, गैप कम हो जाएगा कार्टिलेज ब्रेक डाउन हो गए। तो मैकेनिकल स्ट्रेस जब भी पड़ेगा बोन पे, कॉन्ड्रोसाइट सेल एक्टिवेशन हो जाएगा इमीडिएटली और एक एंजाइम प्रोडक्शन करेगा, जो एंजाइम कार्टिलेज को ही ब्रेक डाउन करता है। मतलब कॉन्ड्रोसाइट सेल रॉन्ग सिग्नल देता है एंजाइम प्रोडक्शन के लिए, तो एंजाइम प्रोडक्शन हो जाता है और कार्टिलेज को ब्रेक डाउन करता है। तो एक कार्टिलेज थिन हो जाता है, ये डायग्राम में देख सकते हो। जॉइंट के जो स्पेस है, स्पेस कम हो गया, गैप कम हो गया। तो कार्टिलेज के पीछे क्या होता है, सबकॉन्ड्रियल बोन होता है, जो नॉर्मल बोन से थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। तो ये सबकॉन्ड्रियल बोन स्क्लेरोटिक हो जाता है, हार्ड हो जाता है। कार्टिलेज ना होने पर रिपीटेडली मैकेनिकल स्ट्रेस से सबकॉन्ड्रियल बोन पर पड़ता है और हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से सिस्ट बना लेते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट को डायग्नोस करने पर जो ईएसआर के रेट है 20 mm से भी कम मिलता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस इन्फ्लामेशन कॉज नहीं करता, जैसे कि हम रूमेटेड आर्थराइटिस एंड गाउट्स में पढ़े थे। डॉक्टर डायग्नोस करने पर अगर ईएसआर के रेट 40 to 50 के अंदर होता है तो रूमेटेड आर्थराइटिस एंड गाउट ही माना जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में ईएसआर की कम होता है, ईएसआर के रेट कम होता है, इसलिए क्योंकि इन्फ्लामेशन कॉज नहीं करता। इन्फ्लामेशन जितना बढ़ेगा, ईएसआर के रेट भी उतना बढ़ेगा। तो इन्फ्लामेशन ही कॉज नहीं हो रहा है तो ईएसआर के रेट भी कम ही होगा। तो अभी देखेंगे हम ट्रीटमेंट, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में कौन कौन सा ड्रग्स दिया जाता है, यहाँ हम देखेंगे। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो है, माइल्ड क्योर, ऑस्टियोआर्थराइटिस को माइल्ड क्योर करने के लिए कुछ चीज़ें जो है रिकमेंड करते हैं डॉक्टर। हीट थेरेपी दिया जाता है। हीट थेरेपी क्यों दिया जाता है, स्टिफनेस को कम करने के लिए दिया जाता है। कोल्ड थेरेपी, पेन एंड स्वेलिंग, जॉइंट के ऊपर जो पेन होता है, स्वेलिंग होता है, स्वेलिंग और पेन को कम करने के लिए जैसे आइस पैक दिया जाता है। फिजियोथेरेपी भी ज़रूरत होता है। एक्सरसाइज का भी ज़रूरत होता है। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हमने क्या देखा, हीट थेरेपी दिया जाता है। हीट थेरेपी स्टिफनेस को कम करने के लिए दिया जाता है। कोल्ड थेरेपी जैसे आइस पैक दिया जाता है। फिजियोथेरेपी, डेली फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट को, और एक्सरसाइज की ज़रूरत होता है। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में ड्रग्स दिया जाता है। तो पहले हम देखेंगे कि नी एंड हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए कौन कौन सा ड्रग्स दिया जाता है। मैं क्या बोली थी, ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट में मेनली कौन सा जॉइंट इफेक्ट होता है, नी एंड हिप जॉइंट, जो वेट बेयरिंग जॉइंट होता है, हमारे बॉडी को जो वेट उठाता है जो जॉइंट, उस जॉइंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, मेनली नी एंड हिप जॉइंट। तो नी एंड हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस होने पर ड्रग्स दिया जाता है, ऑरल एनाल्जेसिक ड्रग्स, जैसे कि एसिटामिनोफेन, ट्रामाडोल एंड सेलोकॉक्सिब दिया जाता है। एसिटामिनोफेन जो है फर्स्ट चॉइस ड्रग है। नी एंड हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए एसिटामिनोफेन फर्स्ट चॉइस ड्रग है, बट इट में लेस इफेक्टिव देन नॉर्मल NSAIDs। नॉर्मल नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग से इसका इफेक्टिव जो है कम होता है। एसिटामिनोफेन जो है, इसका इफ़ेक्ट कम होता है नॉन स्टेरॉयडल ड्रग्स से।
लेकिन रिस्क जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इशू एंड कार्डियोवास्कुलर इशू है, रिस्क है ये कम होता है एसिटामिनोफेन लेने से। यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लेने से रिस्क बढ़ता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड कार्डियोवास्कुलर इशू। सो एसिटामिनोफेन ही फर्स्ट चॉइस माना जाता है और ये 3 to 4 टाइम्स दिया जाता है। ट्रामाडोल 25 mg इन मॉर्निंग। सेलेकॉक्सिब जो है ये ओरल एनाल्जेसिक नहीं है। इफ पेशेंट फेल टू रेस्पॉन्ड एसिटामिनोफेन, अगर पेशेंट एसिटामिनोफेन से रेस्पॉन्ड नहीं करे, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहे तो सेलेकॉक्सिब ड्रग्स दिया जाता है। तो ओरल एनाल्जेसिक में हमने क्या देखा, एसिटामिनोफेन दिया जाता है, ट्रामाडोल दिया जाता है एंड सेलेकॉक्सिब दिया जाता है। तो टॉपिकल एनाल्जेसिक, नी एंड हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए टॉपिकल एनाल्जेसिक भी दिया जाता है। ये ऑइंटमेंट की फॉर्म में आता है। मिथाइलप्रिडनिसोलोन एसीटेट फॉर लार्जर जॉइंट लाइक नी, हिप, शोल्डर जॉइंट। लार्जर जॉइंट, नी, हिप एंड शोल्डर जॉइंट के लिए मिथाइलप्रिडनिसोलोन एसीटेट जो है जॉइंट के ऊपर लगाया जाता है। ये ऑइंटमेंट की फॉर्म में आता है। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ये टॉपिकल एनाल्जेसिक, एस्पिरिन, सेलेकॉक्सिब, डिक्लोफिनेक दिया जाता है। तो अभी हम देखेंगे हैंड ऑस्टियोआर्थराइटिस। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस हैंड को अफेक्ट करता है, जो हैंड की जॉइंट में इन्फ्लामेशन होता है, इसके लिए कौन कौन सा ड्रग्स दिया जाता है ये हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि पेशेंट की एज कितना है। पेशेंट की एज 75 ईयर्स से 75 ईयर्स से ज़्यादा है कि नहीं। अगर पेशेंट की एज 75 ईयर्स से कम है तो ओरल एनेस्थीसिस एंड टॉपिकल एनेस्थीसिस ड्रग्स दिया जाता है। तो ये देख सकते हो 75 ईयर्स से जो एज कम पेशेंट है, इसमें ओरल एनेस्थीसिस ड्रग्स दिया जाता है। इफ लो CBNGI रिस्क, इबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, डिक्लोफिनेक ओरल नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दिया जाता है। इबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन एंड डिक्लोफिनेक। और क्या दिया जाता है, टॉपिकल नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दिया जाता है, जैसे डिक्लोफिनेक जेल, कीटोप्रोफेन जेल। ये टॉपिकली दिया जाता है, यानी कि स्किन पर दिया जाता है ऑइंटमेंट की फॉर्म में। डिक्लोफिनेक जेल, कीटोप्रोफेन जेल। इस ट्रीटमेंट इफेक्टिव, तो ये टॉपिकल एंड जो ओरल नॉन स्टेरॉयडल ड्रग्स दिया जा रहा है, ये ट्रीटमेंट इफेक्टिव है कि नहीं पेशेंट में। ट्रीटमेंट इफेक्टिव अगर है तो किस लिए है, अगर ये ड्रग्स हम कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं तो इफ़ेक्टिव है। अगर इफ़ेक्टिव नहीं है तो अल्टरनेटिव रेगिमेंट दिया जाता है, अल्टरनेटिव एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, सॉरी नॉट एंटीबायोटिक्स, अल्टरनेटिव रेगिमेंट दिया जाता है। ओरल नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दिया जाता है, जैसे कि नेप्रोक्सेन, इबुप्रोफेन, डिक्लोफिनेक दिया जाता है। और ट्रामाडोल इसके साथ कंबाइन करके दिया जाता है ताकि पेशेंट जल्दी रिकवर हो जाए। अगर पेशेंट की एज 75 ईयर्स से या 75 ईयर्स से ज़्यादा है, टॉपिकल एनेस्थीसिस दिया जाता है, तो डिक्लोफिनेक जेल, कीटोप्रोफेन जेल और टॉपिकल कैप्साइसिन ड्रग्स दिया जाता है। टॉपिकल कैप्साइसिन में आता है कैप्साइसिन क्रीम, ये क्रीम के फॉर्म में जॉइंट के ऊपर लगाया जाता है, एंड ट्रामाडोल। इस ट्रीटमेंट इफेक्टिव, क्या ट्रीटमेंट ये इफेक्टिव है, टॉपिकल एनेस्थीसिस, टॉपिकल कैप्साइसिन। अगर ट्रीटमेंट इफेक्टिव है तो कंटिन्यू ट्रीटमेंट लेने पर इफेक्टिव होता है। अगर ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं है, अल्टरनेटिव रेगिमेंट दिया जाता है। टॉपिकल एनेस्थीसिस, टॉपिकल कैप्साइसिन के बदले में 2 ड्रग्स कंबाइन करके दिया जाता है, टॉपिकल एनेस्थीसिस प्लस ट्रामाडोल। तो एज 75 ईयर्स से ज़्यादा और 75 ईयर्स पेशेंट में टॉपिकल एनेस्थीसिस ड्रग्स दिया जाता है, टॉपिकल कैप्साइसिन ड्रग्स दिया जाता है। अगर ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं है तो अल्टरनेटिव रेगिमेन जैसे टॉपिकल एनेस्थीसिस ड्रग्स प्लस ट्रामाडोल दिया जाता है। टॉपिकल एनेस्थीसिस मतलब डिक्लोफिनेक जेल, कीटोप्रोफेन जेल, दोनों में से एक ड्रग प्लस ट्रामाडोल दिया जाता है। टॉपिकल एनेस्थीसिस, ओरल एनेस्थीसिस एक साथ नहीं दिया जाता, यह ध्यान रखना। तो ट्रीटमेंट में हमने क्या देखा, फॉर नी एंड हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस, नी एंड हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए ओरल एनाल्जेसिक ड्रग्स दिया जाता है।
ऑरल एनाल्जेसिक जैसे एसिटामिनोफेन, ये एसिटामिनोफेन जो है फर्स्ट चॉइस ड्रग है नी एंड हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, लेकिन इसका इफेक्ट जो है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग से कम होता है। लेकिन ये फर्स्ट चॉइस ड्रग्स इसलिए है क्योंकि इसका रिस्क यानी एडवर्स इफेक्ट जो है कम है। एनासाइटिस ड्रग्स लेने पर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड कार्डियोवास्कुलर इश्यू बढ़ता है। ट्रामाडोल सेलेकॉक्सिब, ट्रामाडोल 25 mg मॉर्निंग पे दिया जाता है। सेलेकॉक्सिब ड्रग अगर एसिटामिनोफेन से रेस्पॉन्ड नहीं करे तब दिया जाता है। टॉपिकल एनाल्जेसिक यानी टॉपिकली दिया जाता है स्किन पर, स्किन के ऊपर। मिथाइल प्रिडनिसोलोन एसीटेट फॉर लार्जर जॉइंट, लार्जर जॉइंट में नी हिप शोल्डर जॉइंट में दिया जाता है। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स एस्पाइरिन, सेलेकॉक्सिब, डिक्लोफिनेक दिया जाता है। तो ये याद रखो सिर्फ नी एंड हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए ऑरल एनाल्जेसिक एंड टॉपिकल एनाल्जेसिक। ऑरल एनाल्जेसिक में आता है एसिटामिनोफेन, ट्रामाडोल, सेलिकॉक्सिब। टॉपिकल में मिथाइल प्रिडनिसोलोन एसीटेट एंड एनएसआईडीएस। हैंड ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए पहले देखना होगा पेशेंट की एज। पेशेंट की एज 75 ईयर्स है या फिर 75 ईयर्स से ज़्यादा है। अगर 75 ईयर्स से कम है तो ऑरल एनएसआईडीएस ड्रग्स दिया जाता है। तो एक चीज़ें ये देखो कि पेशेंट की एज को लेकर, अगर पेशेंट की एज 75 ईयर्स से कम है, यहाँ पर ऑरली ड्रग्स दिया जा रहा है। लेकिन 75 ईयर्स या 75 ईयर्स से ज़्यादा है तो टॉपिकल सब ड्रग्स टॉपिकली दिया जा रहा है। टॉपिकली सेफ होता है। क्यों सेफ होता है? यहाँ पर एक रीज़न है, क्योंकि 75 ईयर्स से जिस पेशेंट का एज कम है, लो सीपी यानी कि बीपी लो होता है, जीआई रिस्क भी कम होते हैं, तो इसलिए ड्रग्स हम ऑरली दे सकते हैं। ऑरली तो दे सकते हैं लेकिन पहले देखना होगा कि पेशेंट की सीपी क्या है, मतलब कार्डियोवास्कुलर रिस्क क्या है, कार्डियोवास्कुलर यानी कि बीपी वगैरह क्या है, जीआई रिस्क, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिस्क है कि नहीं, ये देखना होगा बाद में। ऑरल एनएसआईडीएस रिकमेंड करते हैं डॉक्टर। और जो पेशेंट की एज 75 ईयर्स से ज़्यादा है, यानी कि जैसे जैसे एज बढ़ता है तो क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ता है बीपी भी राइज होता है पर्सन में, और जीआई रिस्क भी होता है, तो इसलिए टॉपिकली सेफ होता है देना। तो ऑरल एनएसआईडीएस में पहले देखना होगा कि पेशेंट के जो बीपी है, बीपी कितना है, जीआई रिस्क क्या है, ये देने से पहले ये देखना होगा। बाद में ऑरल एनएसआईडीएस रिकमेंड करता है इब्रुफेन, नेप्रोक्सेन, डिक्लोफिनेक दिया जाता है। ऑरल एनएसआईडीएस, टॉपिकल एनएसआईडीएस, डिक्लोफिनेक जेल, कीटोप्रोफेन जेल। अगर ट्रीटमेंट इफेक्टिव है कि नहीं, इस ट्रीटमेंट इफेक्टिव, अगर ट्रीटमेंट इफेक्टिव है यानी कि कंटिन्यू ट्रीटमेंट देने पर ट्रीटमेंट इफेक्टिव होता है। अगर नहीं है तो अल्टरनेटिव रेगिमेंट ऑरल एनएसआईडीएस प्लस ट्रामाडोल दिया जाता है। तो टॉपिकल एनएसआईडीएस अगर पेशेंट की एज 75 ईयर से ज़्यादा है या फिर 75 ईयर से, तो सीबी एंड जीआई रिस्क का हाई होता है, तो इसकी वजह से टॉपिकली ड्रग्स देना सेफ होता है। टॉपिकल एनएसआईडीएस, डिक्लोफिनेक जेल, कीटोप्रोफेन जेल और टॉपिकल कैप्साइसिन, कैप्साइसिन क्रीम एंड ट्रामाडोल दिया जाता है। इस ट्रीटमेंट इफेक्टिव, अगर ट्रीटमेंट इफेक्टिव है तो कंटिन्यू ट्रीटमेंट देने से इफेक्टिव होता है। अगर ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं है, अल्टरनेटिव रेगिमेंट, ओनली कॉम्बाइंड फर्स्ट लाइन एजेंट, ओनली फर्स्ट लाइन टू फर्स्ट लाइन ड्रग्स कंबाइन करके देते हैं। टॉपिकल एनएसआईडीएस, टॉपिकल एनएसआईडीएस जैसे डिक्लोफिनेक जेल, कीटोप्रोफेन जेल प्लस ट्रामाडोल कंबाइन करके दिया जाता है। एक बात यह ध्यान रखना कि टॉपिकल एनएसआईडीएस और ऑरल एनएसआईडीएस एक साथ नहीं दिया जाता। तो आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए, जो टॉपिक हार्ड लगता हो कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक के ऊपर ही बनाऊंगी। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।